बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शम्स मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएम इलेक्ट्रिक। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रांसफार्मर के पार्ट्स और इनके फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो फ्रीक्वेंसी को चेंज किए बगैर वोल्टेज और करंट को अप और डाउन कर सकता है। ट्रांसफार्मर के पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर के पार्ट्स को आप देख सकते हैं, हाईलाइट किया गया है। इसमें मेन टैंक होता है, बुशिंग, थर्मोमीटर, ऑयल गेज, एक्सप्लोजिव वेंट, कंजर्वेटर टैंक, ब्रीदर, बकल्स रिले, रेडिएटर जिसको हम कूलिंग ट्यूब भी कहते हैं। और ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के अंदर ट्रांसफार्मर ऑयल और ट्रांसफार्मर कोर और कोर के ऊपर प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो सबसे पहले हम मेन टैंक की बात कर लेते हैं। मेन टैंक जो होता है खाली होता है। इसके अंदर ट्रांसफार्मर के हर एक पार्ट पूजा को रखा जाता है। इस टैंक में तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है कोर, इसके बाहर होती है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, और इसमें भरा होता है नीथा ऑयल यानी तेल। अब इस मेन टैंक के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसफार्मर का कोर। ट्रांसफार्मर का कोर क्या होता है? ये जो कोर होता है वो अमूमन नरम लोहे का बनाया जाता है, और जो कोर होता है इसको मोटा किया जाता है। इस कोर को एक ही लोहे से मोटा नहीं करते। इस कोर को मोटा करने के लिए पतला पतला पतरी लिया जाता है, इनको आपस में जोड़ा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर एडी करंट से बचा जा सके। और इस तरह की कई चीज़ें मायने रखती हैं, वो हम बताएंगे आपको ट्रांसफार्मर के लॉसेस में। तो बहुत सारे ब्लेड्स को जोड़कर एक मोटा सा कोर तैयार कर लिया जाता है। अब ट्रांसफार्मर में जहाँ कहीं भी खाली जगह होगी वहाँ एक एक्स्ट्रा करंट पैदा होगी, तो इसको हम कहेंगे एडी करंट। इस एडी करंट से बचने के लिए इन ब्लेड्स के ऊपर वार्निश की लेयर लगा दी जाती है। वो लेप इसमें ओपन होने वाली एक्स्ट्रा करंट यानी एडी करंट को कम करती है, और इन ब्लेड्स के ऊपर लेप लगाकर इनको आपस में जोड़कर मोटा कर लिया जाता है, और कई सारी पतरियों को आपस में जोड़कर एक कोर की शक्ल में कर लिया जाता है। तो ये होगी हमारी कोर। अब इस कोर के ऊपर कापर की तार को लपेटा जाता है, यानी इसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है। और ये वाइंडिंग दो किस्म की होती है। एक होती है अंदर वाली वाइंडिंग जिसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे, और एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग जिसे हम बाहर वाली वाइंडिंग कहेंगे। इन दोनों वाइंडिंग के दरमियान एक कागज़ यानी इंसुलेटर टाइप कागज़ का लेयर लगाया जाता है। ये इंसुलेटर परत जो है प्राइमरी वाइंडिंग को और सेकेंडरी वाइंडिंग से अलग करता है। तो आप समझ रहे होंगे कि दोनों वाइंडिंग आपस में जुड़ी होती हैं। नहीं, बल्कि ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, वाइंडिंग को किस पर किया जाता है? कोर के ऊपर। और कोर किसका बना होता है? नरम लोहे के छोटे छोटे टुकड़े यानी पतरी को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। हालांकि नरम लोहे से ज़्यादा अच्छा होता है सिलिकॉन स्टील। ये अभी हम आपको बताएंगे आपको लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर में तब। अब इस कोर के ऊपर जो वाइंडिंग पेटी गई है इसको उठाकर मेन टैंक में रख दिया जाता है। अब अगर इस ट्रांसफार्मर को चालू करेंगे तो ट्रांसफार्मर जब फुल लोड पर होगा तो कोर जो है फुल गर्म हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में तो अभी खाली जगह है, तो इस खाली जगह को हमने खाली नहीं छोड़ना, वरना इसमें एडी करंट पैदा हो जाएगा। जगह खाली ना छूट जाए इसलिए जो मेन टैंक होता है इसमें तेल भर दिया जाता है। ये बहुत ही गाढ़ा मिनरल ऑयल होता है, इसको हम नीथा ऑयल कहते हैं। ये जो तेल होता है ये डायरेक्ट आप मेन टैंक में नहीं भर सकते। जब ट्रांसफार्मर ज़्यादा बड़ा होता है तो इसमें डबल टैंक का यूज़ करते हैं। एक हो गया मेन टैंक, और इस मेन टैंक के ऊपर एक छोटा सा टैंक लगाया जाता है, और ये दोनों टैंक आपस में जुड़े होते हैं। और इस छोटे से टैंक को हम कहते हैं कंजर्वेटर टैंक। ये टैंक ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये नहीं होता तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा देर तक चलता है या फिर ओवरलोड हो जाता है तो इसके अंदर हीट पैदा हो जाती है। इसकी वजह से तेल गर्म होकर खोलने लगता है। मसलन अगर दूध को हम गर्म करेंगे तो वो ऊपर उठेगा। इसी तरह ट्रांसफार्मर ऑयल भी ओवर हीटिंग की वजह से गर्म होकर ऊपर उठेगा। अब मेन टैंक जो होता है वो चारों तरफ से बंद होता है, और जब तेल गर्म होकर खोलेगा तो वो टैंक फाड़ देगा और पूरा ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर देगा। तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट न करे इसलिए इसमें इस टैंक के साथ कंजर्वेटर टैंक को जोड़ दिया जाता है। और ये जो कंजर्वेटर टैंक है इस टैंक को हमेशा आधा रखा जाता है, पूरा नहीं भरा जाता। अब आधा क्यों भरा जाता है? इसको आधा इसलिए भरा जाता है कि ओवरलोड होने पे जो तेल गर्म होगा वो ऊपर उठेगा। तेल का ऊपर उठने के लिए तेल को जगह चाहिए, तो इस तरह तेल गर्म होकर जब फैलता है तो कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है, इसलिए कंजर्वेटर टैंक को आधा रखा जाता है। अब अगर कभी भी जब तेल की कमी होने लगती है, या फिर मान लीजिए ट्रांसफार्मर की 6-7 माह में मेंटेनेंस नहीं होती, या ऑयल लीकेज की वजह से मेन टैंक में ऑयल की कमी होती है, और अगर तेल
की कमी होगी तो खाली जगह होगी, तो खाली जगह में एडी करंट पैदा होगा। तो फिर इस खाली जगह को कौन भरेगा? तो ये जो कंजर्वेटर टैंक में एक्स्ट्रा तेल भरा होता है जो जाकर इस खाली जगह को फिल कर देता है, वरना खाली जगह की वजह से एडी करंट आएगी और ट्रांसफार्मर फुल एफिशिएंसी से वर्क नहीं करेगा। और जब ट्रांसफार्मर के अंदर तेल गर्म होता है तो तेल फैलकर कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है और कंजर्वेटर टैंक की हवा बाहर चली जाती है, तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब तेल ठंडा होने पर या ट्रांसफार्मर बंद होगा या लोड कम होगा तो तेल नीचे जाएगा। जब तेल नीचे जाएगा तो इस कंजर्वेटर टैंक में वापस हवा भरने लगेगी और जब हवा भरेगी तो हवा के अंदर नमी होती है और नमी अगर कंजर्वेटर टैंक में जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि नमी तो तेल के अंदर जानी नहीं चाहिए। तो इसलिए नमी को रोकने के लिए कंजर्वेटर टैंक के साथ ब्रीदर लगा दिया जाता है और इस ब्रीदर को हमेशा एक्सपेंशन टैंक के ऊपर लगाया जाता है और ब्रीदर का कलर अमूमन ब्लू कलर का होता है। इसके अंदर सिलिका जेल भरा होता है और यह सिलिका जेल क्या होता है? तो अक्सर आपने कभी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें खरीदी होंगी, उसके अंदर एक पैकेट होता है जो छोटे छोटे दानों से भरा होता है। असल में वो सिलिका जेल होता है और ये क्या करता है, हवा में जो नमी होती है उसको सूख लेता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की चीज़ों में इसे रखा जाता है। यही सिलिका जेल इस ब्रीदर में भी भर दिया जाता है। अब जब कंजर्वेटर टैंक से तेल नीचे जाएगा तो हवा ब्रीदर से होती हुई कंजर्वेटर टैंक में जाएगी और जब हवा भरेगी तो ब्रीदर से सिलिका जेल को पार करके जाएगी। तो सिलिका जेल जो है हवा में मौजूद नमी को चूस लेगा। लेकिन एक ख़राबी सिलिका जेल की भी है, ये धूल यानी हवा में जो गर्दो गुबार होता है इसको चूस नहीं पाता। अब इस धूल को ख़त्म करने के लिए इस ब्रीदर के नीचे एक एक्स्ट्रा छोटा सा एक और ब्रीदर लगा दिया जाता है जिसमें हम तेल भर देते हैं ताकि हवा के अंदर जो धूल होती है इसे जज़ब किया जा सके। तो पूछा जाए कि ब्रीदर कहाँ लगा होता है, तो आप बता सकें कि ब्रीदर हमेशा कंजर्वेटर टैंक के बाहर लगा होता है और तेल जो है मेन टैंक के अंदर कंजर्वेटर टैंक के ऊपर एक छोटा सा होल रखा जाता है, वहाँ से भरा जाता है और कंजर्वेटर टैंक से तेल मेन टैंक में जाता है। और अगर कभी मेन टैंक को खाली करना पड़े तो मेन टैंक के नीचे एक वाल होता है, वहां से तेल को निकाल लिया जाता है। अब अगर किसी वजह से ट्रांसफार्मर के अंदर हीट ज़्यादा हो गया, ट्रांसफार्मर भड़कने वाला है, ओवर हीटिंग हो गया, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ट्रांसफार्मर के अंदर एक ऐसी सेफ्टी हो जो इसे ट्रिप करा दे और ज़्यादा हीट होने की वजह से ट्रांसफार्मर बंद हो जाए। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए ट्रांसफार्मर के अंदर कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक को जो जोड़ने वाला पाइप है उनके दरमियान एक बकल्स रे को लगा दिया गया है। बकल्स रे एक ऐसा आला है जो ट्रांसफार्मर की ओवर हीटिंग की वजह से सेफ्टी के तौर पर ट्रांसफार्मर को बंद करा देता है और इसका इलेक्ट्रिक से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर स्विच होता है और इस स्विच को दबाने की वजह पारा होती है। इस स्विच को हाथ से आप ऑपरेट नहीं कर सकते, बल्कि ट्रांसफार्मर जब ओवर हीट होता है तो स्विच के नीचे पारा होता है। पारा यानी मरकरी जब गर्म होकर फैलता है तो वो स्विच को ऊपर उठा देता है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर में अलार्म बजना शुरू हो जाता है और अगर ज़्यादा ही ट्रांसफार्मर हीट हो गया तो तब ट्रांसफार्मर की सप्लाई को बंद करा देता है। बकल्स रिले जो है वो ट्रांसफार्मर के अंदर सेफ्टी के लिए लगाई गई है। अब फ़र्ज़ करें अगर किसी वजह से बकल्स रिले ख़राब हो जाती है तो इस सूरत में क्या होगा? ट्रांसफार्मर अगर ओवर हीट हो गया तो ट्रिप नहीं करेगा और ट्रांसफार्मर फट सकता है। इससे आप बहुत बड़े नुकसान से दो चार हो सकते हैं। तो इसके लिए एक सेकंड चीज़ को लगाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एक्सप्लोजन वाल या एक्सप्लोजन वेंट। ये एक लंबे पाइप की तरह होता है जैसा कि आप देख सकते हैं। असल में इसका काम क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर में बहुत हीट होने लगता है तो तेल जो है ट्रांसफार्मर के अंदर खोलने लगता है और ये तेल खोलने के बाद कंजर्वेटर टैंक में आता है। अब अगर कंजर्वेटर टैंक भी फुल हो चुका हो तो इस सूरत में तेल जो है एक्सप्लोजन वेंट के रास्ते निकल जाता है। एक्सप्लोजन वेंट के सिरे को आगे से कमज़ोर धात से बंद किया होता है जो ट्रांसफार्मर के ओवर हीट होने पर तेल के खोलने से तेल इस धात को फाड़कर बाहर निकल जाता है और इस तरह बहुत बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। वैसे आजकल के नए ट्रांसफार्मर में इतना बड़ा पाइप नुमा एक्सप्लोजन वेंट नहीं दे रहे, बल्कि छोटा वाल लगा होता है जैसे कुकर का सीटी होता है। तो वाल ज़्यादा हीट होने की वजह से ओपन हो जाता है और ठंडा होने पर बंद हो जाता है। आजकल के नए मॉडल में ऐसे वाल देखने को मिल रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर में सेफ्टी के लिए बकल्स रिले और सेकंड ऑप्शन होती है एक्सप्लोजन वेंट। और अब बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के कूलिंग ट्यूब यानी रेडिएटर की। ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के साथ जुड़ी अमूदनुमा ट्यूब को हम कूलिंग ट्यूब कहते हैं। जब मेन टैंक में तेल गर्म होता है तो तेल गर्म होकर ऊपर से कूलिंग ट्यूब में जाता है
क्योंकि कूलिंग ट्यूब जो है छोटे छोटे ट्यूब पाइप नुमा रेडिएटर जैसी बनी होती हैं, वहां से हवा मिलती है और तेल ठंडा होकर ट्रांसफार्मर में नीचे से वापस मेन टैंक में चला जाता है। यानी तेल गर्म होकर ऊपर से कूलिंग ट्यूब में आता है और ठंडा होकर नीचे से मेन टैंक में चला जाता है। इस तरह कूलिंग का ये प्रोसेस चलता है। और बहुत ही हैवी ट्रांसफार्मर जो हैं जिन पर लोड बहुत ज़्यादा होता है उन की कूलिंग ट्यूब के साथ फैन लगा दिए जाते हैं। इससे कूलिंग का काम और बेहतरीन हो जाता है। छोटे ट्रांसफार्मर में नहीं लगाए जाते क्योंकि इनका लोड कम होता है। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर का कूलिंग प्रोसेस। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बुशिंग यानी टर्मिनल की। ट्रांसफार्मर से हमें हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज सप्लाई कैसे मिलती है। अगर कहीं दूर सप्लाई भेजना हो तो तब हम हाई वोल्टेज ही सप्लाई भेज सकते हैं, और अगर वही हाई वोल्टेज घर में सप्लाई दी जाए तो हर तरफ ब्लास्ट ही होगा। इसलिए हमको चाहिए टर्मिनल, और टर्मिनल का मतलब होता है जो बांट सके। ट्रांसफार्मर के टर्मिनल को हम बुश या बुशिंग कहते हैं। ये जो टर्मिनल होते हैं ट्रांसफार्मर के, ये दो तरह के होते हैं। एक वो जो जिसमें मेन सप्लाई आती है हाई वोल्टेज वाली, और दूसरे टर्मिनल वो जो हमारे घरों में जाती है लो वोल्टेज वाली। और अगर ट्रांसफार्मर पर वापटा से हाई वोल्टेज लेकर लो वोल्टेज करके घरों को दी जाए तो इसे हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और अगर ट्रांसफार्मर को लो वोल्टेज देकर और हाई वोल्टेज ली जाए तो इसे हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यह ट्रांसफार्मर ज़्यादातर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। और अब बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के लॉसेस की। ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ लॉसेस होते हैं। दुनिया की कोई भी चीज़ 100% एफिशिएंट नहीं होती। ट्रांसफार्मर में जितना भी वोल्टेज होता है या जितना भी एनर्जी होती है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लॉस हो जाती है। तो इस लॉस को हम कहते हैं ट्रांसफार्मर के लॉस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के आयरन लॉसेस या कोर लॉसेस की। ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर जो लॉस होते हैं इसे हम कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस कहते हैं। और ये लॉसेस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एडी करंट लॉसेस और दूसरे होते हैं हिस्टेरियस लॉसेस। एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं? ट्रांसफार्मर की कोर में अगर थोड़ी सी खाली जगह होगी, इस वजह से एडी करंट पैदा हो जाती है जो ओरिजिनल करंट के ऑपोजिट चलना शुरू कर देती है, जिस वजह से ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कम हो जाती है। इस वजह से जो लॉसेस पैदा होते हैं इसको हम कहते हैं एडी करंट लॉसेस। और हिस्टेरियस लॉसेस क्या होते हैं? चूंकि ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पर काम करता है तो एसी सप्लाई जो है इसको हम साइकिल में देखेंगे तो ये एक बार पॉजिटिव होती है, एक बार नेगेटिव, यानी एक बार सप्लाई ऑन होगी, एक बार बंद। और ये अमल बहुत तेज़ी से होता है। इस वजह से ट्रांसफार्मर को जब सप्लाई दी जाती है तो इसकी कोर एक बार मैग्नेट होगी और एक बार मैग्नेट नहीं होगी, तो इसके बीच जो गैप हो जाता है इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स की सीमत तब्दील होती रहती है। इस वजह से जो लॉसेस पैदा होते हैं इसको हम कहते हैं हिस्टेरियस लॉसेस। हिस्टेरियस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस ये दोनों लॉसेस ज़्यादातर कोर में होते हैं। और अब बात करते हैं कॉपर लॉसेस की। कोर के ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है वो हमेशा कॉपर की वायर की जाती है। इसमें जो लॉसेस होते हैं इसको हम कॉपर लॉसेस या ओमिक लॉसेस भी कहते हैं। अब कॉपर लॉसेस कैसे होते हैं, इसके लिए आप फ़र्ज़ कर लें अपने हाउस के अंदर जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होती हैं, मसलन फ्रिज, एसी, फैन, लाइट वगैरह, अगर इन सब अप्लाइंसेस को बंद कर दिया जाए तो क्या आपको बिजली का बिल आएगा? जी हाँ, ज़रूर आएगा, क्योंकि हमारे मीटर से जो घर तक जो वायर डाली गई है इस सारी वायर में करंट गुजर कर गई है। हमने हाउस की तमाम चीज़ें तो बंद कर दी हैं, लेकिन इस वायर में वोल्टेज तो है, करंट तो गुजर रही है, और करंट हाउस के तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में जा तो रही है, लेकिन अप्लाइंसेस ऑन नहीं है, यानी अप्लाइंसेस करंट को रोक रही हैं। इस वजह से जो लॉसेस होंगे इसे हम कहेंगे कॉपर लॉसेस। इस लॉसेस का बदला कंपनी हमसे बिजली के बिल के रूप में लेगी। अगर आप चाहते हैं कि बिजली का बिल ज़्यादा ना हो तो जहां आपका मीटर शुरू हो रहा है वहां पर कट ऑफ का ब्रेकर लगा दें, इससे बिजली आपके हाउस तक पहुंचेगी ही नहीं। और अब बात कर लेते हैं स्ट्रे लॉसेस की। लीकेज ऑफ फ्लक्स को हम स्ट्रे लॉसेस कहते हैं। कोर के ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है वो एक परत के ऊपर ठीक दूसरे परत के ऊपर रख दिया जाता है, बीच में एक पेपर लगाकर। तो फ्लक्स के गैप के हो जाने से, लीकेज हो जाने से जो लॉसेस होते हैं इसको हम कहते हैं स्ट्रे लॉसेस। और ये लॉसेस बहुत कम होते हैं, और ये तभी होते हैं जब ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा हैवी पावर का हो। और अब बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर के डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस की। ये जो लॉसेस है ये मजबूरी में लॉस होता है। हमें पता है कि कोर और वाइंडिंग पर जगह जगह इंसुलेट लगाया जाता है। कोर की हर पतरी के ऊपर वार्निश लगाकर उसे इंसुलेट किया जाता है और वाइंडिंग के ऊपर पेपर से इंसुलेट किया जाता है। और अगर इन सब को इंसुलेट किया जाए तो कहीं ना कहीं फ्लक्स में रुकावट तो बनेगा। तो ये जो इंसुलेट लगा होता है, इस इंसुलेटर की वजह से जो लॉसेस होते हैं इसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस।
मैग्नेटोस्ट्रिक्शन लॉसेस। अब ट्रांसफार्मर के अंदर एक अलग से लॉसेस होते हैं जिसे हम कहते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन लॉसेस। मसलन जब हम ट्रांसफार्मर के पास जाते हैं तो हमें गुनगुनाहट की आवाज़ आती है, यानी एक साउंड की आवाज़ आती है। इस गुनगुनाहट की वजह से जो लॉसेस होते हैं इसे हम कहेंगे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन लॉसेस। उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रांसफार्मर के पार्ट्स, इनके फंक्शन और इनके लॉसेस के बारे में समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई टेक्निकल वीडियो आपको मिलती रहे।